आज बात करते हैं बांग्लादेश के उस चुनाव की जो सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा बदल सकता है। तो चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। 35 साल, सोचिए जरा, पूरे 35 साल 1991 से लेकर 2024 तक बांग्लादेश की सियासत मतलब बस दो नाम, शेख हसीना और खालिदा जिया। सत्ता की कुर्सी इन्हीं दोनों के बीच घूमती रही, जैसे कोई म्यूजिकल चेयर्स चल रहा हो। लेकिन अब सीन पूरी तरह से बदल चुका है। ये दोनों ही दिग्गज अब सियासी मंच पर नहीं हैं और दशकों बाद बांग्लादेश एक बिल्कुल नए चेहरे को अपना नेता चुनने के लिए तैयार है। ये एक वाकई में ऐतिहासिक मोड़ है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे, मतलब अचानक से इतना बड़ा बदलाव। चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ढाका में इस नए दौर की शुरुआत आखिर हुई कैसे। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 2024 के बीच में, जब छात्रों का एक जबरदस्त आंदोलन सड़कों पर उतरता है और वो इतना बड़ा हो जाता है कि पूरी सियासत हिल जाती है। नतीजा, शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा और उनकी जगह आए नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस। वो एक अंतरिम सरकार चला रहे हैं जिसका सिर्फ एक काम है, 12 जनवरी 2026 को एक साफ सुथरा चुनाव करवाना। तो अब जब सियासी बिसात पूरी तरह से पलट चुकी है, पुराने खिलाड़ी बाहर हैं, तो मैदान में कौन है? आइए देखते हैं कि सत्ता की इस नई लड़ाई में कौन-कौन से नए चेहरे और गठबंधन अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले जरा चुनाव का गणित समझ लेते हैं। देखिए, संसद में कुल सीटें हैं 350। इनमें से 300 सीटों पर तो सीधे जनता वोट करती है, बाकी की 50 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई हैं। और हाँ, एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि देश की करीब 91% आबादी मुस्लिम है, जिसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ना तय है। अब शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग तो रेस से बाहर है, तो मैदान में बचे हैं दो बड़े गठबंधन। एक तरफ है खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी और उसके साथ 9 और पार्टियां, और दूसरी तरफ हैं शफीकुर रहमान की जमात इस्लामी, जिसके गठबंधन में 11 पार्टियां शामिल हैं। मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिन छात्रों ने ये पूरी क्रांति शुरू की, जिनकी वजह से सरकार गिर गई, वो छात्र आंदोलन, वो खुद इस सत्ता की दौड़ में कहाँ खड़ा है? और यहीं कहानी में एक ट्विस्ट आता है। बड़ी हैरानी की बात है कि छात्रों की बनाई पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी 300 में से सिर्फ 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, सिर्फ 10%। क्यों? क्योंकि उन्होंने जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन कर लिया है। और यही गठबंधन, यही फैसला आंदोलन में फूट की वजह बन गया। कई छात्र नेताओं के लिए ये एक वैचारिक समझौता था जिसे वो पचा नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि 9 बड़े छात्र नेताओं ने अपनी ही पार्टी एनसीपी को अलविदा कह दिया और अब वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। मतलब जिस आंदोलन ने सबको एक किया, वो खुद ही बट गया। चलिए अब जरा इस कहानी का एंगल बदलते हैं। बांग्लादेश से निकलकर देखते हैं कि पड़ोस में क्या हो रहा है। भारत इस पूरे घटनाक्रम पर इतनी पैनी नजर बनाए हुए क्यों है? आखिर भारत की चिंता क्या है? भारत के लिए ये स्थिति इधर कुआं उधर खाई वाली है। क्यों? समझिए, एक तरफ है बीएनपी गठबंधन, जो अपने मैनिफेस्टो में सीमा पर हत्याएं रोकने और पानी के उचित बंटवारे की बात कर रहा है। और ये बातें तब हो रही हैं जब 2026 में बहुत जरूरी गंगा जल संधि खत्म होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ है जमात, जिसका झुकाव हमेशा से पाकिस्तान की तरफ रहा है, जो भारत के लिए एक सीधी सीधी रणनीतिक चुनौती है। मतलब दोनों ही ऑप्शन आसान नहीं हैं। अब जरा इस खेल को और बड़े लेवल पर देखते हैं। ये चुनाव सिर्फ बांग्लादेश या भारत के लिए अहम नहीं है। असल कहानी तो ये है कि अमेरिका और चीन जैसी सुपर पावर्स की नजरें भी ढाका पर गड़ी हुई हैं। आखिर ऐसा क्या है बांग्लादेश में? इसकी सबसे बड़ी वजह है बंगाल की खाड़ी। ये सिर्फ पानी का एक बड़ा सा हिस्सा नहीं है। आज की तारीख में ये जियोपॉलिटिक्स का, मतलब दुनिया की बड़ी ताकतों के खेल का नया सेंटर बन चुका है। क्यों? क्योंकि ये व्यापार के लिए और नेवल पावर दिखाने के लिए बेहद जरूरी इलाका है। और इस पूरे इलाके की चाबी है मलक्का स्ट्रेट। ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है। इसे दुनिया के व्यापार की सबसे अहम नस कह सकते हैं, जो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। इस रास्ते की अहमियत का अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए, $1 ट्रिलियन। हर साल यहां से $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का सामान गुजरता है। ये दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन है। एक बहुत पुरानी और मशहूर रणनीतिक कहावत है कि जो हिंद महासागर को कंट्रोल करेगा, वही एशिया पर राज करेगा।
और बस यही एक लाइन समझा देती है कि क्यों आज हर बड़ी ताकत इस इलाके में अपना दबदबा चाहती है। और इस पूरी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर जो सबसे कीमती इनाम है वो है सेंट मार्टिन आइलैंड। ये बंगाल की खाड़ी में एक छोटा सा बांग्लादेशी द्वीप है, पर अमेरिका के लिए ये सोने की खान जैसा है। वो यहाँ एक स्ट्रेटेजिक बेस बनाना चाहता है जहाँ से वो पूरे इलाके के व्यापार और नेवी की हर हरकत पर नज़र रख सके। यहाँ तक कि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शेख हसीना का इसी द्वीप को अमेरिका को लीज पर देने से मना करना ही उनकी सरकार गिरने की एक बड़ी वजह बना। और अमेरिका इस खेल में सिर्फ दर्शक नहीं है, बल्कि एक एक्टिव खिलाड़ी है। बांग्लादेश में जो अमेरिकी राजदूत हैं, वो हर बड़े राजनीतिक गुट के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका अपनी दिलचस्पी बिल्कुल नहीं छिपा रहा है। अमेरिकी राजदूत एक-एक करके हर बड़े खिलाड़ी से मिल रहे हैं। पहले बीएनपी के तारिक रहमान से, फिर जमात के शफीकुर रहमान से और फिर अंतरिम सरकार के मोहम्मद यूनुस से भी। संदेश एकदम साफ है, चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, अमेरिका का इंटरेस्ट बना रहेगा। और इस अमेरिकी दखल का असर जमीन पर दिखने भी लगा है। खबर है कि अंतरिम सरकार ने 8 साल के बैन के बाद अमेरिकी जीएम मक्के का इंपोर्ट फिर से शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका के साथ एक सीक्रेट डील पर भी बातचीत चल रही है, और ये सब हो रहा है चुनाव होने से भी पहले। तो इन सारे घरेलू, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दांव-पेच के बीच बांग्लादेश आज एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां से उसका भविष्य तय होगा। ये चुनाव सिर्फ एक नया प्रधानमंत्री चुनने के बारे में नहीं है। ये इस बात का संघर्ष है कि देश की आत्मा क्या होगी, उसकी आज़ादी, उसकी संप्रभुता का क्या होगा। ये देश के भविष्य की दिशा तय करने वाला चुनाव है। और अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बांग्लादेश के लोग अपना भविष्य खुद लिखेंगे या फिर बड़ी ताकतों के खेल में उनका भविष्य उनके लिए लिख दिया जाएगा। इस चुनाव का नतीजा जो भी हो, ये तय है कि इसका असर सिर्फ बांग्लादेश पर नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया पर बहुत गहरा और बहुत लंबे समय तक पड़ने वाला है।